जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरियल सीरीज में जिसमें लोग 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का सीरीज कर रहे हैं। और यह हमारा कंटिन्यू सीरीज है और यह सीरीज आज हम लोग शुरू करेंगे 26 नंबर सेट से। हम लोग पहले ही 25 नंबर सेट तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप लोग पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कभी इस तरह का वीडियो डालें पढ़ाई से रिलेटेड तो ये आप तक पहुंचाने में आसानी हो। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का एक तरह बीपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्जाम। तो इन सभी एग्जाम में कोई भी उपस्थित होने वाला है तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो भी इससे लाभान्वित हो सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। आइए शुरू करते हैं हमारे सेट नंबर 26 के पहले प्रश्न से। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किस वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन। किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन। अगला, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उच्च। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उच्च। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हवा का दबाव। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हवा का दबाव। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, यह बिल्कुल सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होती है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। दो तत्व के परमाणु समान होते हैं। अगला प्रश्न है, धातु के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तन्यता। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलय नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो डी ऑप्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिरकरा। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिरकरा। आगे, तत्व FeCl, Br, I एंड At को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेलोजन। तत्वों में जैसे फ्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेलोजन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जल। आगे, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कॉलन काइमा। पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कॉलन काइमा। अगला प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्विखंडन द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बड़ी आंत। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बड़ी आंत। अगला, निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्पाइरोगायरा। निम्नलिखित में से कौन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्पाइरोगायरा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा का मोटा वर्णक का होना, चिलचिला होना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा निकोटिनमाइड पेलाग्रा। निकोटिनमाइड प्लाग्रा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? जैसे होठों का सूजना, हाथ तथा पैरों की त्वचा का मोटा वर्णक का होना, चिलचिला होना। तो डी ऑप्शन होगा निकोटिनमाइड प्लाग्रा। आगे, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडोस्कोप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडोस्कोप। आगे, संविधान निम्नलिखित में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो हो जाएगा बच्चों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध और जनजातियों के विरुद्ध। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, बच्चों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध और जनजातियों के विरुद्ध। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शून्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो शून्यकाल नहीं आता है, बाकी बजट से तरह है, स्थगन प्रस्ताव आता है। आगे, किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्राक्कलन समिति में। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में नहीं होता, बाकी सार्वजनिक उपक्रम समिति में होता है, लोक लेखा समिति में होता है। आगे दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है।
यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी सही है। फिर से दिए गए विकल्पों में कौन सही है, तो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो पहला हो जाएगा राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा, यह बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, यह बिल्कुल गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, यह बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, यह भी सही है। तो डी 20 का आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। आगे भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करे और उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। आगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। आगे सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से जलप्रपात दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो दूध सागर हो जाएगा गोवा में, बरकाना हो जाएगा कर्नाटक में, टुटुमा या डुडुमा हो जाएगा उड़ीसा में, और विलयपुर हो जाएगा तमिलनाडु में। 20 का आंसर हो जाएगा 4321 4321। आगे वात दीर्घदर्शी का कार्य क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वायु की दिशा को दर्शाना। वात दीर्घदर्शी का कार्य क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वायु की दिशा को दर्शाना। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है तो भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। तो सर्क हो जाएगा हिमनद के अपर्दित लक्षण, याडंग हो जाएगा वायु के अपर्दनी लक्षण, वारखान हो जाएगा वायु के निक्षेपण लक्षण, और ड्रमलिन हो जाएगा हिमनद के निक्षेपण लक्षण। फिर से सर्क हो जाएगा हिमनद के अपर्दित लक्षण, यारडांग हो जाएगा वायु के अपर्दित लक्षण, बरखान हो जाएगा वायु के निक्षेपण लक्षण, और ड्रमलिन हो जाएगा हिमनद के निक्षेपण लक्षण। अगला प्रश्न इसका आंसर है ए ऑप्शन होगा 4132 4132। अगला प्रश्न आइए 26 नंबर। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है, तो डी ऑप्शन होगा स्वच्छ आसमान। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है, तो डी ऑप्शन होगा स्वच्छ आसमान। आगे निम्नलिखित नदियों में से कौन एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो 20 का आंसर होगा सिंधु नहीं है, बाकी झेलम, सतलज और ब्यास है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा सिंधु नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालज खंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालज खंड। आगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिंडर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी किनारे है, तो बी ऑप्शन होगा हिंडर। आगे किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो सी ऑप्शन होगा सतपथ। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सतपथ। आगे देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो बी ऑप्शन होगा विजयसेन। आगे किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की, तो ए ऑप्शन होगा बुक्का वन। किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, तो ए ऑप्शन होगा बुक्का प्रथम। आगे औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया, तो डी ऑप्शन होगा 1679। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया, तो डी ऑप्शन होगा 1679। आगे पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो ए ऑप्शन होगा बिहार और झारखंड। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो ए ऑप्शन होगा बिहार और झारखंड। आगे महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों का संघ नेतृत्व किसने किया था, तो सी ऑप्शन होगा जयपाल ने। महमूद गजनवी को पराजित करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया, तो सी ऑप्शन होगा जयपाल ने। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा मोती मस्जिद नहीं है। पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, और मरियम पैलेस भी है, बी ऑप्शन होगा मोती मस्जिद नहीं है। आगे मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना है कौन सा सही है। तो इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, यह बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति का विभाजन की बात लिखी गई, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था 1 नंबर वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, फिर तीसरा नंबर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर चौथा नंबर हुआ बेदरा का युद्ध, फिर दूसरा नंबर हुआ वांडीवास का निर्णायक युद्ध। सी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत यात्रा, फिर तीसरा नंबर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, फिर चौथा नंबर हुआ था बेदरा का युद्ध, फिर दूसरा नंबर हुआ था वांडीवास का निर्णायक युद्ध। आगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में नहीं थी, बाकी उड़ीसा और बिहार में थी। आगे किस मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? तो मौलाना आज़ाद हो जाएंगे और जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन ए और बी। किस मिशन के साथ भारत के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। आगे निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक की 3 दिनों की तमाशा कहकर संबोधित किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के वरिष्ठ वार्षिक बैठक को 3 दिवस का तमाशा कहकर संबोधित किया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। आगे जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिक भिन्नता के। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय शक्ति नहीं है, बाकी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सौर शक्ति है और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन है। ए ऑप्शन नाभिकीय शक्ति नहीं है। आगे टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा वंदना शिवा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वंदना शिवा। आगे विश्व का प्रथम 3D प्रिंटिंग रॉकेट का नाम है? तो बी ऑप्शन होगा टेरॉन 1। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन होगा टेरॉन 1। आगे ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा तरुण पिथोड़े। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा तरुण पिथोड़े। अगला प्रश्न, छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की? तो सी ऑप्शन होगा चलैया समिति। छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सी ऑप्शन होगा चलैया समिति। आगे नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो बी ऑप्शन होगा फिशर ने। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया? तो बी ऑप्शन होगा फिशर ने। आगे निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो सी ऑप्शन होगा जमशेद जे ईरानी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो सी ऑप्शन होगा जमशेद जे ईरानी। आगे है दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये ऑप्शन होगा उड़ीसा। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये ऑप्शन होगा उड़ीसा। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तो दिया हुआ है, आइए एक करके देखते हैं। तो बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था? तो यह है बृहद्रथ। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। इसकी मगध की राजधानी राजगीर को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसे लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थापित की। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक हुए। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदवर्धन था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। फिर से देखते हैं, तो बिम्बिसार ने किसे हराकर अपने राज्य को मगध में मिला लिया? तो यह था बृहद्रथ। फिर अगला है, इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु ने कुनिक उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। और यहाँ पर सेट नंबर 26 का आंसर दिया हुआ है। आइए हम लोग सेट नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर 27 का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो डी ऑप्शन इसमें सत्य हो जाएगा। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। आगे, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक तट को किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल। आगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड HAIL हेल। बाकी कोयला इंडिया लिमिटेड को है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी है और गेल इंडिया लिमिटेड को भी है। बी ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को नहीं है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मत की संख्या बराबर होने पर करेगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मत की संख्या बराबर होने पर करेगा? तो बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 100 क्लॉज 1। आगे, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है किस पे? तो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो डी ऑप्शन होगा सभी। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है किस पे? तो पहला हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा हो जाएगा परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीसरा हो जाएगा न्यायिक व्याख्याओं पर और चौथा हो जाएगा बातचीत के लिए यंत्र विनिमय पर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। आगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना नहीं है। बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटान करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना है। फिर से ए ऑप्शन हो जाएगा चुनाव का अधिसूचना जारी करना या चुनाव आयोग का काम नहीं है। आगे, किसने कहा था भारतीय संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से किसी ने नहीं कहा था। अगला प्रश्न है, मौर्य के कार्यकाल कितने वर्ष मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष। आगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यह बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, यह बिल्कुल सही है। तो सी बी में गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यह बिल्कुल गलत है। आगे, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा 1954। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा 1954। आगे, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन होगा प्राथमिक। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन होगा प्राथमिक। आगे, भारत के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो बी ऑप्शन होगा वाणिज्य मंत्रालय। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो बी ऑप्शन होगा वाणिज्य मंत्रालय। आगे, निम्नलिखित में से कौन सरल घरेलू उत्पादन में शामिल है? तो बी ऑप्शन होगा अंतिम वस्तु की बिक्री। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पादन में शामिल है? तो बी ऑप्शन होगा अंतिम वस्तु की बिक्री। आगे, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो पहला हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय और चौथा हो जाएगा फिर प्राथमिक क्षेत्र की अधिक कार्यबल। तो सी ऑप्शन होगा 1 और 4। फिर से निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो पहला हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय और चौथा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। आगे, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा M4। डाक बचत संगठनों के सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो डी ऑप्शन होगा M4। आगे, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो ए ऑप्शन होगा गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो ए ऑप्शन होगा गुप्तचर व्यवस्था से। आगे, कन्या साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन है कंबन नहीं शामिल है, बाकी पुण्य है, रनन है और पंप है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन है कंबन शामिल नहीं है। आगे, निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो डी ऑप्शन है राजा जयसिंह। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो डी ऑप्शन है राजा जयसिंह। आगे, बौद्ध धर्म की वज्रयायन शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो ए ऑप्शन है 5वीं-6वीं शताब्दी में। बौद्ध धर्म की वज्रयायन शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो ए ऑप्शन होगा 5वीं-6वीं शताब्दी में। आगे, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो सी ऑप्शन होगा औरंगजेब। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो सी ऑप्शन होगा औरंगजेब। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ए ऑप्शन होगा शक्र सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया? तो ए ऑप्शन होगा शक्र सिंह। आगे, मोड़ी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा मराठों के। मोड़ी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? तो ए ऑप्शन होगा मराठों के। आगे, गुटेनबर्ग
असंततता किसके बीच पाई जाती है? तो बी ऑप्शन होगा निचले मेंटल तथा बाह्य कोर। गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है? तो बी ऑप्शन होगा निचले मेंटल और बाह्य कोर। आगे लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो डी ऑप्शन होगा बहादुर शाह जफर। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो डी ऑप्शन होगा बहादुर शाह जफर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मजदूर संगठन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, यह बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत किया, यह भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, यह बिल्कुल गलत है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, यह बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत किया, यह भी सही है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 यह बिल्कुल सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 यह भी सही है। राजद्रोह सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 यह बिल्कुल गलत है। तो सी इसका आंसर गलत हो जाएगा, राजद्रोही सभा को रोकने संबंधी अधिनियम 1908। आगे अगर लिखित में किसे जे.बी. नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ये ऑप्शन होगा ज्योतिषी। अगर लिखित में से किसे जे.बी. नार्लिकर की अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ये ऑप्शन होगा ज्योतिषी। आगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये ऑप्शन होगा भारत तथा रूस का। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किस एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये ऑप्शन होगा भारत तथा रूस का। आगे थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्लिनिकल तापमापी। थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्लिनिकल तापमापी। आगे निम्नलिखित में से किन दो भौतिकी राशियों की इकाई एक ही है? तो डी ऑप्शन होगा बल और भार। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बी ऑप्शन होगा बल और भार। आगे एक पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है वह कहलाता है? तो ये ऑप्शन होगा ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन होगा ससंजक बल। आगे CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सी ऑप्शन होगा CO2 का ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सी ऑप्शन होगा CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो सी ऑप्शन होगा चतुष्ट परमाणुक। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चतुष्क परमाणुक। आगे ग्रेफीन होता है? तो बी ऑप्शन होगा कार्बन के नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन होता है क्या? तो बी ऑप्शन होगा कार्बन के नैनो प्रतिरूप। अगला प्रश्न है द्रव में ठोस का विलय उदाहरण है? तो ए ऑप्शन होगा पारा में लेड के विलय का। द्रव में ठोस का विलय उदाहरण किसका? तो ए ऑप्शन होगा पारा में लेड के विलय का। आगे निम्नलिखित में कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ए ऑप्शन होगा आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सी ऑप्शन होगा आयरन। आगे निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो बी ऑप्शन होगा स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आगे सेल्यूलोज व्युत्पन्न बहुलक में कौन सा वर्ग से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेल्यूलोज व्युत्पन्न बहुलक में के कौन सा वर्ग से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्ध संश्लेषित बहुलक। आगे एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिमोडिटिन। एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है? तो ए ऑप्शन होगा सिमेडिटिड। आगे मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचना है? तो डी ऑप्शन होगा वायुकोश। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वायुकोश।
आगे एक तंत्रिका कोशिका के डेंटाइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजक को कहते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्नैप्स। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजक को कहते हैं क्या, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिनैप्स। आगे एड्रीनलिन तथा नॉर एड्रीनलिन की क्रियाविधि है, तो बी ऑप्शन होगा एक दूसरे के विपरीत काम करने की। एड्रीनलिन तथा नॉन एड्रीनलिन की क्रियाविधि क्या है, तो बी ऑप्शन होगा एक दूसरे के विपरीत काम करने की। आगे केंद्रीय विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला केंद्रीय द्रव विभाजन क्या कहलाता है, तो बी ऑप्शन होगा साइटोकाइसिन। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला केंद्रीय द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है, तो बी ऑप्शन होगा साइटोकाइसिनिन। आगे हवा के परागकण को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा एनिमोफिली। हवा के परागकण को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा एनिमोफिली। अगला प्रश्न है, मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है, तो बी ऑप्शन होगा ए.वी. नायपॉल। मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है, तो ए ऑप्शन होगा V.S. नायपॉल। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा विदेशिया नहीं है, बाकी कितने चौराहे, जुलूस और महिला आंचल है। बी ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, विदेशिया नहीं है। आगे गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो ए ऑप्शन होगा भरतपुर। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो ए ऑप्शन होगा भरतपुर। आगे कुछ स्मरणीयता दिया हुआ है मौर्य वंश के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। इसे वायुपुराण में भद्रसार भी कहा जाता था। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंबिसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। आगे बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। 669 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। और यहाँ पर सेट नंबर 27 का आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं सेट नंबर 28 के पहले प्रश्न की ओर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटना। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर कौन सा है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन पटना। यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा करना शुरू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बी ऑप्शन होगा मुद्रा गुणांक कम हो जाएगा। यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा करना शुरू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बी ऑप्शन होगा मुद्रा गुणांक कम हो जाएगा। आगे सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं और प्रारंभ वर्ष, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हुआ था 2016 में। मुस्कान स्कीम हुआ था 2022 में। मिशन इंद्रधनुष हुआ था 2014 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हुआ था 2018 में। फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हुआ था 2016 में। मुस्कान स्कीम हुआ था 2022 में। मिशन इंद्रधनुष हुआ था 2014 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हुआ था 2018 में। ए इसका ऑप्शन होगा 2413। आगे निम्नलिखित में से कौन शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, तो यह हो जाएगा बी नंबर GNP माइनस मूलह्रास। निम्न में से कौन शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, तो बी ऑप्शन होगा GNP माइनस मूलह्रास। आगे सुनिश्चित करने के लिए झील और अवस्थिति, तो शेला झील हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील हो जाएगा हरियाणा में। लोकटक झील हो जाएगा मणिपुर में। और कालीवेली झील हो जाएगा तमिलनाडु में। शेला झील हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील हो जाएगा हरियाणा में। लोकटक झील हो जाएगा मणिपुर में। और कालीवेली झील हो जाएगा तमिलनाडु में। ए ऑप्शन होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पेसिस है, तो ए ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ए ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, तो ए ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़ना कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया, तो बी ऑप्शन होगा विंध्य प्रदेश। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर
कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? तो बी ऑप्शन होगा विंध्य प्रदेश। आगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन समुद्र के तापमान 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, यह बिल्कुल गलत है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल के उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अल्पीय परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर, बी इसका आंसर गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, यह बिल्कुल गलत है। आगे निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो यह पृथ्वी का घूर्णन, फिर वायुदाब और हवा और समुद्र का पानी का घनत्व। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और हवा और समुद्र के पानी का घनत्व। आगे क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम। आगे टोपिक क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा एस्किमो के चमड़े के तंबू। टोपिक क्या है? तो ये ऑप्शन होगा एस्किमो के चमड़े के तंबू। आगे निम्नलिखित से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 178। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 178। आगे यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो डी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो डी इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। आगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो बी इसका आंसर हो जाएगा 1993। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो बी ऑप्शन होगा 1993 में। अगला प्रश्न है स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह भी सही है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है। फिर से स्थगन प्रस्ताव या एडजॉर्नमेंट मोशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों की न्यूनतम समर्थन चाहिए, यह बिल्कुल सही है। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह भी सही है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है। आगे संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्राप्त है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा 5। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्राप्त है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा 5। आगे स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन है? तो सी बी इसका आंसर हो जाएगा CH भाभा। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो बी इसका आंसर हो जाएगा CH भाभा। आगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन होगा विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम, यह बिल्कुल सही है। इटाकी नेशनल पार्क नागालैंड, यह भी सही है। बल्फकरम नेशनल पार्क मेघालय, यह भी सही है। मॉलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, यह गलत है। तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा मॉलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। आगे निम्नलिखित घास के मैदानों को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हो जाएगा 3 नंबर लानोस, फिर 1 नंबर हो जाएगा सेल्वास, फिर 2 नंबर हो जाएगा कंपोस्ट, फिर 4 नंबर हो जाएगा पंपास। 20 का आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। फिर से सबसे पहले हो जाएगा 3 नंबर लानोस, फिर 1 नंबर हो जाएगा सेल्वास, फिर 2 नंबर हो जाएगा कंपोस्ट और फिर 4 नंबर हो जाएगा पंपास। आगे कथन पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन कौन सा है? तो मृदा परिच्छेदिका के ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है, यह बिल्कुल सही है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारित दीवार का निर्माण है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत था। आगे ओजोन छिद्र का अर्थ है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ओजोन की सांद्रता में कमी। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ओजोन की सांद्रता में कमी। अगला प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तन निर्वाण में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा μ = c/v। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो μ = c/v, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे द्रव्यमान m वाला कण का संवेग p है तो इसकी गति ऊर्जा होगी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा p²/2m। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो डी इसका आंसर हो जाएगा p²/2m।
आगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा जनित्र। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में होता है? तो सी आंसर हो जाएगा जनिक के। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एंटीनाइड्स रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, यह बिल्कुल सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल उपाचायक घनत्व तत्व होता है, यह बिल्कुल सही है। सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं, यह गलत है। लेड ऑक्साइड को लिथाज कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं होती है। आगे कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण क्या होता है? तो सी ऑप्शन होगा जल अपघटन। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण सी ऑप्शन होगा जल अपघटक होता है। आगे निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो ये हो जाएगा बोरॉन। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बोरॉन का। आगे यूरिया का रासायनिक सूत्र है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा NH2CO। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा NH2CO। आगे प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu-242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो सी इसका आंसर होगा 148। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो सी आंसर होगा 148। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन, यह गलत है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, यह सही है। पदार्थों का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, यह भी सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, यह भी सही है। तो ए इसका आंसर गलत होगा। यह उपकरणीय परिवर्तन है, यह बिल्कुल गलत है। आगे कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा ZnCO3। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा ZnCO3। आगे एक बीज के अनुकूरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 3 पदार्थ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी पादप से। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है यह प्राप्त होता है किसे? तो बी इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी पादप से। आगे एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा निपाइलिनिया। एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सी इसका हो जाएगा नियोपाइलिनिया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो डी इसका आंसर हो जाएगा पीवीसी को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। आगे मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुख्य गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। आगे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो डी आंसर हो जाएगा काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो डी आंसर हो जाएगा काली खांसी, टेटनिस और डिप्थीरिया। आगे निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो साल्मोनेला कुष्ठ यह बिल्कुल गलत है। प्लाज्मोडियम मलेरिया बिल्कुल सही है। येसिनिया पेस्टिस यस प्लेग यह सही है। विब्रियो कॉलेरा हैजा यह भी बिल्कुल सही है। तो ए इसका आंसर गलत हो जाएगा साल्मोनेला कुष्ठ यह गलत है। आगे निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा एकिडना। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो ए आंसर हो जाएगा एकिडना। आगे किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो बी हो जाएगा अर्धसूत्री मियोसिस। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो बी हो जाएगा अर्धसूत्री मियोसिस। आगे सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? तो सी आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के शासकों के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है, तो सी आंसर होगा यज्ञश्री सातकर्णी। आगे माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो बी आंसर हो जाएगा नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो बी आंसर हो जाएगा नागार्जुन। आगे मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो डी आंसर हो जाएगा लक्ष्यसेन लक्षणाध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष कौन क्या कहलाता था? तो डी आंसर हो जाएगा लक्ष्याध्यक्ष। आगे शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो सी आंसर हो जाएगा 1/3। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व का दर कुल उत्पादन का कितना % था? तो सी आंसर हो जाएगा 1/3। आगे किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई? तो सी आंसर हो जाएगा गुरु हरकिशन। किस सिख
धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई, तो सी आंसर हो जाएगा गुरु हरकिशन। आगे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बी आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बी आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। आगे निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो सबसे पहले हुआ 3 नंबर बॉम्बे एसोसिएशन, फिर 1 नंबर हुआ इंडियन लीग, फिर 4 नंबर हुआ इंडियन एसोसिएशन, फिर 2 नंबर हुआ मद्रास महाजन सभा। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर 1 नंबर हुआ इंडियन लीग, फिर 4 नंबर हुआ इंडियन एसोसिएशन, फिर 2 नंबर हुआ मद्रास महाजन सभा। बी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2। आगे नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ, यह बिल्कुल गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्ति ने की, यह बिल्कुल सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, यह बिल्कुल सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्ति ने की, यह बिल्कुल सही। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, यह भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया। तो कर्म का सिद्धांत का नहीं किया गया, बाकी तंत्र मंत्र बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का किया गया। डी ऑप्शन, कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया। यहाँ पे सेट नंबर 28 का आंसर दिया हुआ है। चलिए हम लोग अगले सेट पे चलते हैं, सेट नंबर 29। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में से कौन थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा एकल जेफरीज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में से कौन थे, तो डी आंसर हो जाएगा एकल जेफरीज। आगे, डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हृदय रक्त में भर जाता है। डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो डी आंसर हो जाएगा हृदय रक्त में भर जाता है। आगे निम्न से किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रोबैक्टीन के रूप में किया जाता है, प्रोबायोटिक के रूप में। तो सी आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। आगे, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। तो डी ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो डी आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे निम्न में से कौन सा अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज नहीं है। बाकी ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज है, तो बी ऑप्शन सुक्रोज नहीं है। 7वां नंबर, अनावृत बीजों के परागण संपन्न किसके द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा वायु द्वारा। अनावृत बीजों के परागण संपन्न किसके द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा वायु द्वारा। आगे, कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की संयोजी की कड़ी किसे माना जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा। कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच का संयोजी की कड़ी किसे माना जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा। आगे, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है। तो ये आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। आगे, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड किरण। निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड किरण। आगे है, विस्थापन विसंपद की घटना किसमें उत्पन्न होती है। तो ये ऑप्शन होगा ध्वनि में। विसंपद की घटना किसमें उत्पन्न होती है। तो ये ऑप्शन होगा ध्वनि में। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया तो भंजन हो जाएगा पेट्रोलियम, प्रगलन हो जाएगा तांबा, हाइड्रोजनिकीकरण हो जाएगा खाद्य वसा और वाल्कीकरण हो जाएगा रबड़। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 2-3-4-1, 2-3-4-1। अगला, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बांध द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध। आगे, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा वायु, मृदा और जल। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा वायु, मृदा और तथा जल। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलाते हैं। तो एजोला प्रपात हो जाएगा वेनेजुएला में। एंजल प्रपात हो जाएगा वेनेजुएला में। योसेमिटी प्रपात हो जाएगा कैलिफोर्निया में। नियाग्रा प्रपात हो जाएगा यूएसए और कनाडा में। और विक्टोरिया प्रपात हो जाएगा युगांडा, तंजानिया तथा केनिया में। एंजेला प्रपात हो जाएगा वेनेजुएला में। योसेमिटी प्रपात हो जाएगा कैलिफोर्निया में। नियाग्रा प्रपात हो जाएगा यूएसए और कनाडा में। विक्टोरिया प्रपात हो जाएगा युगांडा, तंजानिया तथा केनिया में। ए इसका आंसर हो जाएगा 1-2-4-3, 1-2-4-3।
आगे निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा एल तरंग। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा एल तरंग। आगे भारत की कौन सी झील विवर्तनीय गतिविधि का परिणाम है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बुलर झील। भारत की कौन सी झील विवर्तनीय गति का परिणाम है? तो ये आंसर हो जाएगा बुलर झील। अगला प्रश्न, धौली गंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? तो बी आंसर हो जाएगा नंदा देवी। धौली गंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? तो बी आंसर हो जाएगा नंदा देवी। आगे निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं है? तो सी आंसर हो जाएगा ओवर थ्रेजिंग नहीं है, बाकी शेल्डर बेल्ट है, रॉक मेड है और इंटरक्रॉपिंग है। तो सी आंसर ओवर थ्रेजिंग नहीं है। अगला, जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है तो वह देखता है। सी ऑप्शन केवल 3 मतलब देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता क्या? तो सी आंसर हो जाएगा देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। आगे, किस देश को वनों का देश उपनाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा कांगो। किस देश को वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांगो। आगे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो सी आंसर होगा अनुच्छेद 28। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 28। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो सी आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो सी आंसर होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगर संसद के निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो सी आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। संसद के निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो सी आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। आगे, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो बी आंसर हो जाएगा राज्य सूची। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो बी आंसर होगा राज्य सूची। आगे, अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा प्राक्कलन समिति। अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्राक्कलन समिति। आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या बिल्कुल संसद एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा या बिल्कुल गलत है। संकल्प प्रस्ताव पर सदन के कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो या बिल्कुल सही है। और संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो या भी सही है। तो बी इसका आंसर गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा या बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो डी इसका आंसर हो जाएगा JV.K. राव समिति। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो डी आंसर होगा JV.K. राव समिति। आगे, ऋग्वैदिक कालीन समाज में लागल शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हल के लिए। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये ऑप्शन होगा हल के लिए। आगे, क्षणिकवाद का संबंध निम्न से किस धर्म से है? तो ये आंसर होगा बौद्ध धर्म से। क्षणिकवाद का संबंध निम्न से किस धर्म से है? तो ये आंसर होगा बौद्ध धर्म से। आगे, हड़प्पा सभा के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन होगा वर्गीकार और एवं आयताकार। हड़प्पा सभा के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन होगा वर्गीकार एवं आयताकार। आधे वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन गलत है? तो ये ऑप्शन होगा ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई या गलत है। क्षत्रियों की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है, यह बिल्कुल सही है। वैश्यों की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से हुई, यह भी सही है। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, यह गलत है। आगे, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्ति किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धम्ममात्र। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया है? तो बी आंसर हो जाएगा धम्ममात्र। आगे, सूफी विचारधारा में तुर्क-ए-दुनिया का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों मतलब उदुबुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग। सूफी विचारधारा में तर्क-ए-दुनिया का क्या अर्थ है? तो यह आ जाएगा उदुबुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग। डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सशंभ। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सशंभ। आगे, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो ये ऑप्शन होगा भागलपुर। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर। अगला 37वां नंबर प्रश्न, उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो ये ऑप्शन होगा अली गौहर।
उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो ये आंसर हो जाएगा अली गौहर। आगे खान अब्दुल्ला गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये ऑप्शन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो यह हो जाएगा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, दूसरा हो जाएगा आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ और तीसरा हो जाएगा गांधी ऋण समझौते का अनुमोदन किया गया। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो पहला हो जाएगा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित होना, यह बिल्कुल सही है। दूसरा हो जाएगा आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, यह भी सही है। और तीसरा हो जाएगा गांधी ऋण समझौता का अनुमोदन किया गया, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो बी सी इसका आंसर हो जाएगा अवध में। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो सी इसका आंसर हो जाएगा अवध में। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आंसर होगा चित्तरंजन दास। आगे भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो ये इसका आंसर होगा कर्नाटक। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो ये इसका आंसर होगा कर्नाटक। आगे कलमकारी चित्रकला का संबंध है, तो डी इसका आंसर होगा दक्षिण भारत के हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। कलमकारी चित्रकला का संबंध है किससे? तो डी इसका आंसर होगा दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। आगे केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा रांची में। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो सी आंसर हो जाएगा रांची में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला के जन्मस्थली माना जाता है? तो ये इसका आंसर होगा मथुरा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला का जन्मस्थली माना जाता है? तो ये इसका आंसर होगा मथुरा। सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है, तो डी आंसर हो जाएगा आगरा में। सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ? तो डी आंसर हो जाएगा आगरा में। अगर किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो डीजल घोषित किया गया? तो बी आंसर होगा त्रिपुरा में। किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया? तो बी आंसर होगा त्रिपुरा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो पहला हो जाएगा डूरंड कप, फिर तीसरा हो जाएगा सुब्रतो कप, फिर चौथा हो जाएगा संतोष ट्रॉफी। तो इसका आंसर होगा 1, 3 और 4। फिर से उपयुक्त में से कौन सा ट्रॉफियाँ फुटबॉल से संबंधित है? तो पहला हो जाएगा डूरंड कप, फिर तीसरा हो जाएगा सुब्रतो कप, फिर चौथा हो जाएगा संतोष ट्रॉफी। डी आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। आगे ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA में सेवा क्षेत्र के घटक कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा ए आंसर बी, डी और ई। बी में हो जाएगा व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण और संचार संबंधित सेवाएं। डी में हो जाएगा लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा अन्य सेवाएं। और ई में हो जाएगा वित्तीय विलय, वित्तीय विरल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं। ए इसका आंसर हो जाएगा बी, डी और ई। आगे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो सी आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा गिल्ड एंड प्रतिभूतियों की बिक्री। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो सी आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा गिल्ड एज प्रतिभूतियों की बिक्री। आगे कुछ स्मरणीयता दिया हुआ, आइए इसे देखते हैं। तो मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। आगे भभरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोशली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। फिर है इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां और रुमनदेई है। आगे अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। आगे अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आगे मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है सेट नंबर 29 का। आइए अगला सेट पे चलते हैं और इस वीडियो लेक्चर का अंतिम सेट होगा सेट नंबर 30। आगे है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो बी इसका आंसर हो जाएगा 1974। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो बी इसका आंसर हो जाएगा 1974 में। आगे निम्नलिखित में से किसने वायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा आइस कोर।
निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आइस कोर से। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बी हो जाएगा आर्गन। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बी आंसर हो जाएगा आर्गन। आगे किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखा नहीं जाए? तो डी आंसर होगा 50 वर्षों से। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखा नहीं जाता है? डी आंसर होगा 50 वर्षों से। आगे भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो डी आंसर होगा जानवरों को डिक्लोफिनेक दवा देना। भारत में गिद्धों की संख्या कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो डी आंसर होगा जानवरों को डिक्लोफिनेक दवा देना। आगे सुमेलित करने के लिए तो तांबा और निकेल हो जाएगा ऑन्टेरियो, क्रोमाइट और प्लेटिनियम हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, फॉस्फेट हो जाएगा अल्जीरिया और चूना पत्थर हो जाएगा कॉकेकस। ये आंसर होगा 2143। तांबा को हो जाएगा, तांबा और निकल को हो जाएगा ऑन्टेरियो, क्रोमाइट और प्लेटिनम का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, फॉस्फेट का हो जाएगा अल्जीरिया और चूना पत्थर का हो जाएगा कॉकेकस। ये आंसर होगा 2143। आगे ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है? तो ये आंसर होगा बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है तो ये आंसर होगा बाल्टिक सागर में नहीं होता, बाकी काल सागर, कैरिबियन सागर और कैप्शियन सागर में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? तो पहला है जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, यह बिल्कुल सही है। मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्म जीव अधिक उत्पादक होता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी घूमती है? तो बी आंसर हो जाएगा 4 मिनट में 1 डिग्री। पृथ्वी घूमती है कितनी? तो 4 मिनट में 1 डिग्री। ब्यूफोर्ट स्केल किसे मापता है? तो सी आंसर हो जाएगा पवन वेग। ब्यूफोर्ट स्केल किसे मापता है? तो सी आंसर हो जाएगा पवन वेग को। आगे भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद ISWD के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो नदी जल विवाद और संबंधित राज्य है। तो आइए देखते हैं। तो कावेरी नदी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, यह बिल्कुल सही है। महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यह भी सही है। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, यह भी सही है। तो डी आंसर होगा 1, 2, 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं कावेरी नदी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। डी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। आगे श्री अन्न समूह से संबंधित समूह है तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोदी, कुटकी और बाजरा ज्वार। श्री अन्न समूह से संबंधित है तो डी आंसर हो जाएगा कोदो, कुटकी, बाजरा और ज्वार। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो डी आंसर होगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो डी आंसर होगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान देखते हैं। तो अनुच्छेद 60 हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 90 हो जाएगा उपसभापति को पद से हटाना, अनुच्छेद 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 155 हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति। अनुच्छेद 60 हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 90 हो जाएगा उपसभापति को पद से हटाना, अनुच्छेद 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 155 हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो कैग का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह बिल्कुल गलत है। या सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। फिर से कैग का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है, यह बिल्कुल सही है। और वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य में किसी पद पर नियुक्ति का योग्य नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें बी आंसर हो जाएगा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। आगे किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था? तो ये आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन। किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था? तो ये आंसर रहेगा जी ऑस्टिन। आगे भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखें यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये ऑप्शन रहेगा मूल कर्तव्य में। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें यह उपबंध किसने किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मूल कर्तव्य में। आगे भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? तो सी आंसर होगा अपने राज्य के भीतर राज्यपाल। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? तो सी आंसर हो जाएगा अपने राज्य के भीतर राज्यपाल।
आगे भारत के संविधान का संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? तो सी आंसर होगा 15 वर्ष। भारत के संविधान में संघ की राजभाषा में अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? तो सी आंसर होगा 15 वर्ष। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें देखना कौन सा असत्य है। तो समृद्धि का अर्थ देश की वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, यह बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचकांक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि को माना गया है, यह बिल्कुल सही है। तो डी आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋणद। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे से सही मापन है? तो सी इसका आंसर रहेगा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋणद। आगे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढूंढने की नहीं है? तो डी आंसर रहेगा ऊर्ध्वाधर एकीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर एकीकरण। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ए आंसर रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ए आंसर रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। आगे निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो डी आंसर रहेगा साख की उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो डी आंसर रहेगा साख की उपलब्धता। आगे भारत के वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो बी आंसर होगा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो बी आंसर होगा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। आगे वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो डी आंसर हो जाएगा 10। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो डी आंसर हो जाएगा 10। आगे कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सी आंसर हो जाएगा दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो डी आंसर होगा दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। आगे निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो डी आंसर होगा फ्लोरीन नहीं है। बाकी फ्लोरीन है, हीरा है और ग्रेफाइट है। डी आंसर फ्लोरीन नहीं है। आगे निम्न में से किस धातु में मोम में रखा जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा लिथियम को। निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा लिथियम को। आगे नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो सी आंसर हो जाएगा बिनेमिया। नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो सी आंसर हो जाएगा मेथेमोग्लोबिमेनिया। आगे यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? तो डी आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? तो डी आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। आगे ग्लूकोज ग्रहण करने से इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो बी आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो बी आंसर हो जाएगा क्रोमियम। आगे बाह्य कण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो सी आंसर हो जाएगा उपास्थि का। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किससे बना होता है? तो सी आंसर हो जाएगा उपास्थि का। आगे निम्न में से किसका पुनर्जन्म की शक्ति पावर ऑफ रिजनरेशन सबसे कम होता है? तो बी आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिकाओं का। निम्न में से किसमें पुनर्जन्म की शक्ति पावर ऑफ रिजनरेशन सबसे कम होता है? तो बी आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाओं का। आगे निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो बी हो जाएगा अमीबा। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो बी आंसर हो जाएगा अमीबा। आगे किस जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है? तो बी आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। किसी जीन की आनुवांशिक संरचना कहलाती है क्या? तो बी आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। आगे कोशिकाओं में मैग्नीज विनिमय सबसे किसके द्वारा होता है? तो ए आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ए आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समान होती है? तो बी आंसर हो जाएगा आमाशय। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो बी आंसर हो जाएगा आमाशय की। आगे निम्न में से कौन ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा बायोपिक्स का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो सी आंसर हो जाएगा बायोपिक्स का सिद्धांत। आगे श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज को किसमें विखंडित होता है? तो ये आंसर हो जाएगा पाइरूवेट में। श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है? तो ये आंसर हो जाएगा पाइरूवेट में।
आगे निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो ए आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ज। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो 20, ए आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ज। आगे निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणीकालीन स्थल कौन सा है? तो सी आंसर हो जाएगा केवल 3 सरुतरु। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में नवपाषाणिक स्थल है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सरुतरु। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित है? तो सी आंसर हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्र व्यापार से संबंधित है? तो सी आंसर हो जाएगा लोथल। आगे कन्हेरी गुफा किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो ए आंसर हो जाएगा बौद्ध। कन्हेरी गुफा किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो ए आंसर हो जाएगा बौद्ध। आगे है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ए आंसर हो जाएगा अकबर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ए आंसर हो जाएगा अकबर। आगे निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो बी आंसर है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो बी आंसर है महात्मा गांधी। प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत को किसमें विकसित किया गया? तो सी ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू ने। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो सी आंसर है मॉन्टेस्क्यू ने। आगे दस्तान ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो सी आंसर है मीर सैयद अली। दस्तान ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो सी आंसर है मीर सैयद अली। आगे नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो बी ऑप्शन है नादिया। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो बी आंसर हो जाएगा नादिया। यहाँ पे जनपद और उसकी राजधानी दी हुई, आइए क्या करके हम लोग देख लेते हैं। जनपद और राजधानी, तो मगध का हो जाएगा गिरिब्रज या राजगीर, अंग का हो जाएगा चंपा, वज्जी का हो जाएगा वैशाली, काशी का हो जाएगा वाराणसी, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हो जाएगा राजपुर या हटक, अस्मक का हो जाएगा पोटली, फिर कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, अवंती का हो जाएगा उज्जैन, मल का हो जाएगा कुशीनारा, पंचाल का हो जाएगा अहिछत्र या काम्पिली, चेदी का हो जाएगा शुक्तिमत, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा और गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। फिर से देखते हैं, मगध का हो जाएगा गिरिब्रज या राजगीर, अंक का हो जाएगा चंपा, वज्जी का हो जाएगा वैशाली, काशी का हो जाएगा वाराणसी, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हो जाएगा राजपुर या हटक, अस्मक का हो जाएगा पोटली, कोसी का हो जाएगा श्रावस्ती, अवंती का हो जाएगा उज्जैन, मल का हो जाएगा कुशीनारा, पंच का हो जाएगा अहिछत्र और कंपाली, चेदी का हो जाएगा शुक्तिमती, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा और गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 30 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो उसे आप तक पहुँचाने में हमें आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71 बीपीएससी फ्री देने वाले हैं, उन लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।